हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अपने इस चैनल पे है ना, क्लास 12th के विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम 2027 में होगा, उनके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स के अंतर्गत उनको डेली बेसिस पे 3 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, है ना। और हम लोग अब तक केमिस्ट्री के जो लेक्चर कर रहे हैं, इसका अब तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कर लिया है। और उन 6 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है, क्या बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को कवर किया है। तो अगर आप उस चीज़ को ना देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे नए हैं, है ना, तो प्लीज़ मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले जाके पीछे वाला लेक्चर को देखिए और तब यहाँ पे आइए, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि कहा गया है ना कि जब अगर आपको छत पे जाना है तो आप ऐसा नहीं कि कूद के छत पे चल जाइएगा, नहीं, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप दूरियां तय करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर आपको चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और अपनी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको चीज़ों को 1 बाय 1 करके सीखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट लेक्चर से चीज़ों को देखते आए हैं तो हम यह दावा के साथ कर सकते हैं, या फिर आप भी अपने आप में एनालिसिस करके इस चीज़ का कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम इसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को के अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, उसको कवर कर लिए थे। और इसके साथ साथ पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था, शीतलन वक्र को भी कवर किया था। ठीक है जी, तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्रिस्टलीय ठोस को और पूरा बेहतरीन अंदाज में कवर करेंगे। तो बस आप लोग कॉपी को पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, है ना, और एकदम कंसंट्रेशन से एक एक चीज़ को सीखिए और उसको वहाँ लिखते जाइए, है ना। और एक बार लेक्चर समाप्त होने के बाद आप लोग 1 से 2 बार उसको पढ़ लीजिए, बस आपका वो चीज़ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। जो हमारा क्या था, चैप्टर चल रहा था, उसका नाम था ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, है ना। इसका आज क्या पार्ट है, पार्ट 7 है। ठीक है जी, 6 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे आज, बेसिकली बात करने वाले हैं किसका, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में बात किया जाए, है ना, तो किसके आधार पे बांटेंगे, किसके आधार पे वर्गीकृत करेंगे। देखिए, कोई भी चीज को अगर बांटा जाता है तो बांटने का कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, उन सबको हम बांटना चाहें तो क्या क्या मापदंड ले सकते हैं। हो सकता है कि हम जेंडर के आधार पर बांट दें, मेल को एक साइड, फीमेल को एक साइड, या फिर हो सकता है हम हाइट के आधार पर बांट दें, है ना, कि जो 4 फुट से नीचे है वो एक साइड, जो 4 फुट से ज़्यादा जिनका हाइट है वो एक साइड। तो देखिए, कोई भी चीज़ को बांटा जाता है तो बांटने का कुछ न कुछ आधार होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से जब क्रिस्टलीय ठोस को बांटा जा रहा है तो इसको भी बांटने का कुछ आधार होना चाहिए कि आखिर में इसको आप बांट रहे हो तो किसके आधार पर बांट रहे हो। तो बात करें तो जितने भी ठोस होते हैं उसमें होता है अवयवी कण, है ना। उसमें क्या होता है, अवयवी कण। अवयवी कण के बारे में हालांकि हमने बताया है कि अवयवी कण में 3 चीजें हो सकती हैं, या तो होगा कुछ क्या, अणु या फिर परमाणु या फिर आयन। तो कोई भी अगर क्रिस्टलीय कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस रहे, उसमें एक चीज होती है, क्या होती है भाई, अवयवी कण। आराम समझते चलिए, क्या होती है जी, अवयवी कण। और अवयवी कण में 3 चीजें होती है, हमने आप लोगों को बताया था कि अवयवी कण अणु भी हो सकता है, अवयवी कण कोई परमाणु भी हो सकता है, ठीक है, या अवयवी कण कोई आयन हो सकता है। तो अवयवी कण इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, अणु, परमाणु या फिर आयन, है ना।
तो जो भी ठोस होते हैं उसमें कुछ भी अवयवी कण हो, चाहे अणु हो या फिर परमाणु हो या फिर आयन हो, तो उनके बीच एक बल काम करता है ना। उनके बीच क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है जी। चाहे अवयवी कण कोई भी हो, कोई भी अवयवी कण हो, जैसे मान लीजिए आपके पास दो अवयवी कण है, एक अवयवी कण ए और एक अवयवी कण ए, है ना, दो अवयवी कण है। तो इन दोनों अवयव, कोई भी ठोस के अवयवी कण हो सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो मान लीजिए कोई ठोस के दो अवयवी कण है, छोटा छोटा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो होते हैं ना अवयवी कण, आपस में जो जुड़े होते हैं एक बल के तहत जुड़े होते हैं, है ना। इन दोनों ठोस में के अंतर्गत जितने भी कण होते हैं, है ना, जितने भी कण होते हैं उन सबको बांध करके रखने वाला एक बल होता है। समझ में आ रहा है चीजें। तो यहाँ पे अगर कोई ठोस के दो अवयवी कण है तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल लग रहा होगा। एक क्या लग रहा होगा जी, आकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है। आकर्षण, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा। अब अलग अलग जगह पे इस आकर्षण बल का नाम अलग अलग होता है ना। जैसे अगर आकर्षण बल किसके बीच, अणुओं के बीच लगता है तो उसको बोलते हैं आणविक बल या अंतराण्विक बल, है ना। आयन के बीच लगता है तो उसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत बल। तो इस बल का नाम अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है, जो कि अपन आगे देखेंगे। तो जो ठोस को बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस को जो बांटा गया, यही आकर्षण बल के आधार पर बांटा गया कि जो अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, इसी के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया जी, तो 4 वर्गों में बांटा गया। क्या वर्गों में, 4 वर्गों में। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आराम सुनिएगा, कि अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच लगने वाले, अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस को मुख्यतः कितने वर्गों में, मुख्यतः 4 वर्गों में। क्या वर्गों में, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है, सही है। मतलब जो अवयवी कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, इसी के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया, ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन से वर्ग में बांटा गया, तो जो सबसे पहला था, सबसे पहला जो बांटा गया उसको बोला गया आयनिक ठोस, या फिर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस भी बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला बोला गया उसको आयनिक, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, है ना। अच्छा, दूसरा क्या था जी, दूसरा था सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। क्या था, दूसरा जो बांटा गया, दूसरा को बोला गया सहसंयोजी। सब पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लीजिए। सहसंयोजी, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। देखिए थोड़ा सा चीजों को हम स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। वैसे भी अपने पास अभी बहुत समय है, प्रॉपर समय है। देखिए अगर मान लीजिए चीज़ों को ऐसे ही पढ़ना होता, ऊपर ऊपर से पढ़ना होता, तो लास्ट के कुछ दिन में पढ़ा जा सकता है, 1-2 महीने पहले, एग्जाम से 1-2 महीने पहले। लेकिन अगर हम लोग इतना पहले सिलेबस को शुरू किए हैं, इतना पहले से पढ़ना शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको चीज़ें डीपली जानने की ज़रूरत है ना। डीपली में जानने के लिए हम सिलेबस को इतना पहले शुरू किए हैं, ताकि चीज़ों को डिटेल में बताया जाए आपको,
है कि नहीं। थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज़ को अगर डिटेल में पढ़िएगा, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे, अगर आप पीछे के पूरे लेक्चर देखे होंगे तो आप ये भली बात ही समझ रहे होंगे कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक अगर यहाँ से अगर आप पढ़ लिए तो उसके बाद उस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। मेरा यह प्रयास रहता है, ठीक है ना। और ऐसे ही पढ़ते जाएंगे अपन, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो आज ही अपने टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर बातें में दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो सेकंड जो है वो क्या है, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, थर्ड जो था, थर्ड को क्या बोला गया, तो जो तीसरा है उसको बोला जाता है, उसको बोला गया आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और जो लास्ट है, जो लास्ट है उसको बोला गया क्या, उसको बोला गया धात्विक, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो इन चार वर्गों में बांटा गया किसको, क्रिस्टलीय ठोस को। और यही चारों का हमको स्टडी करना है, जिसमें से आज जो हम लोग शुरू करेंगे, है ना, आज जो हम शुरू करने वाले हैं, पहला आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को शुरू करने वाले हैं। और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे, पूरा डीपली जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, पहला क्या, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आप जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, है ना। और यहीं से अपन चीजों को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है ना। पूरा डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए चीजों को, बहुत शानदार चीज है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, इसके नाम में आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक, है ना। तो यहाँ पे आयन के जैसा कुछ आपको इसके नाम में मतलब दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। इसके नाम में एक शब्द आपको मिल रहा होगा आयनिक, आयन, है ना। तो आयन यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। और आपको पता है कि जो भी ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण या तो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। तो इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है आयनिक, मतलब आयन के जैसा कुछ। मतलब हमको यहाँ से इस समझ में आ रहा है कि जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होगा वैसा ठोस होगा जिसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, आयन होंगे। सही है जी, कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा हम आयन के बारे में जान लेते हैं, तब इस क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन लिखेंगे, है ना। तब चीजें आपको और बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक टर्म समझना है, समझना आयन। क्या समझना है, आयन। कि आयन क्या होता है जी, किसको बोलते हैं अपन आयन। तो आयन को अगर समझे हम, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा आपको, चीजें समझ में भी आएगी। आयन जो होता है ना, आयन, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी धातु है ना, या फिर कोई भी तत्व है, और उस तत्व पर अगर चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, चार्ज, है ना। अब चार्ज कैसे आता है, तो दो वजह से चार्ज आता है, या तो परमाणु, है ना, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे। क्लियर है चीजें। जैसे मान ले मेरे पास एक तत्व है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तत्व ए है ना, ए है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ई एक आयन है, क्या है, आयन। अच्छा, एक तत्व मान लीजिए मेरे पास कोई बी है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या है, ये भी आयन है ना। तो इस तरह की जो चीजें आपको दिखाई देगी, है ना, वो क्या है, आयन है ना। तो आयन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। क्लियर है चीजें। हाँ, तो इस तरह यानी आयन का निर्माण कब होता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब आयन का निर्माण होता है ना। और आयन दो तरह का बन सकता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यानी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस कंडीशन में जो उस पर जो चार्ज आता है तब पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का सीधा मतलब है
कि वह परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना। और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई परमाणु ग्रहण करता है तो उस कंडीशन में कौन आयन, ऋण आयन का निर्माण होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग करता है तो उस कंडीशन में धन आयन का निर्माण होता है। तो आयन बेसिकली दो प्रकार के आप होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। तो यहाँ पे जो ए पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ए पॉजिटिव, ये है आपका कुछ, ये है आपका कुछ धन आयन। इसी को धन आयन बोल लीजिए या फिर धनात्मक आयन बोल लीजिए। कौन आयन है जी, धनात्मक, धनात्मक आयन, सही है। और अगर मान लीजिए कहीं पे बी निगेटिव लिखा गया है ना, ऐसा इस प्रकार की चीजें अगर आपको आ रही है, आएगी आगे, टेंशन नहीं लेना लीजिएगा, है ना। इस प्रकार की चीजें अगर आपको दिख रही है तो यह आपका ऋणात्मक आयन, ऋणायन, ऋणायन भी बोल सकते हैं या ऋणात्मक आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऋणायन, धनात्मक आयन, ऋणायन, या इसी को ऋणात्मक आयन भी कह सकते हैं, ऋणात्मक आयन, ठीक है। ऋणायन भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक आयन भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा, जैसे मान लीजिए सोडियम आप लोग देखे होंगे, सोडियम, जैसे मान लीजिए NaCl, आप लोग नाम जानते भी होंगे, नमक, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में अगर देखिए, जब ये अपने आयनों में टूटता है ना दोनों, तो होता है सोडियम पर प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पर आता है माइनस चार्ज। क्लियर है चीजें। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लियर कैसे देख पा रहे होंगे कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को, है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, 10वां में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको इस चीज का ज्ञान होगा, है ना, कि क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके वजह से सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाता है निगेटिव चार्ज, और है ना, समझ में आ रहा है चीजें। तो सोडियम पर जो पॉजिटिव आता है तो ये क्या बनता है, ये बनता है क्या, सोडियम का आयन है, ये सोडियम आयन इसको बोलते हैं, और यह क्लोरीन आयन। सोडियम आयन जो होता है पॉजिटिव होता है और क्लोरीन आयन क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है चीजें। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो आयन कहलाती हैं। तो आयनिक ठोस में होता क्या है बेसिकली, आयनिक ठोस कहते किसको हैं, अगर हम लिखना चाहें तो सिंपल वे में लिख सकते हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण का हो आयन। कोई भी ठोस है अगर उसके अवयवी कण आयन है तो उसको आयनिक ठोस कहा जाएगा, है ना। क्लियर है चीजें। तो सिंपल अगर लिखिएगा आयनिक ठोस के बारे में डिफिनेशन अगर लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं कि वैसा ठोस, है ना, या वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयन आयन होते हैं उसे आयनिक ठोस कहा जाता है, उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन आयन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आयनिक ठोस। तो आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे कि आयनिक ठोस का अगर एग्जांपल आपसे पूछे तो आप तो पहला एग्जांपल तो ये बोल दीजिएगा कि सर इसमें आयन है, जो सोडियम क्लोराइड है इसमें दो तरह का आयन है ना, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, है कि नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें। मतलब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड में आयन है ना, है ना, मतलब इसके अवयवी कण आयन है ना। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस होगा नहीं होगा, होगा, पक्का होगा। और सोडियम क्लोराइड के जैसे जितनी भी चीजें हैं, है ना, जिसमें आयन है, जिसके अवयवी कण क्या है, आयन है, तो उसको मैं क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयनिक ठोस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, और पूरा ढंग से बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। उदाहरण के तौर पर अगर बात किया जाए कि इसका उदाहरण क्या होगा जी, उदाहरण क्या होगा, तो जो भी चीजें हैं जिसमें आयन होता है, जैसे पहला तो हमारा यही हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सोडियम क्लोराइड अगर टूटेगा तो इसमें दो तरह का आयन बनेगा, Na पॉजिटिव
और Cl निगेटिव। दो तरह के आयनों में टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अच्छा, और भी कोई चीजें हैं जो आयनों में टूट सकता है ना, है ना। दूसरा जो है वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसको भी अगर आप तोड़ेंगे, ये भी अगर टूटेगा अपने आयनों में तो हो जाएगा K पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये भी है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में सोडियम क्लोराइड भी हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड भी। देखिए उदाहरण में इधर नहीं, हम खाली दिखा रहे हैं कि देखिए ये सब आयनों में टूट रहा है, ये सब के अवयवी कण आयन है ना। सोडियम क्लोराइड में दो तरह के कण है, दो कण है, एक सोडियम और क्लोरीन, है ना। लेकिन सोडियम क्लोरीन नहीं है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है। सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन निगेटिव आयन है ना। इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन निगेटिव आयन के फॉर्म में ये सब। तो इसका अवयवी कण भी आयन है और इसका अवयवी कण भी आयन है, तो इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, और कुछ हो सकता है, हाँ है ना। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई लिख दिया K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4 अगर देखा जाए ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो देखिए इसमें भी क्या आएगा, K पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और SO4 पर जो चार्ज होता है ना, 2 निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए तो दो यहाँ पे है, K2 का मतलब दो को यहाँ पॉजिटिव हो गया, एक K पर एक पॉजिटिव है तो दो को K पर 2 पॉजिटिव रहेगा, दो पॉजिटिव क्या रहेगा, आपस में एकदम बदल रहता है। क्लियर है ना। तो ये भी आयनिक ठोस है, क्योंकि इसमें भी क्या है, आयन है, अवयवी कण आयन है। तो सिंपल वे में अगर बात करें, जो भी ठोस अगर आपके पास है, अगर उसमें अवयवी कण आयन है तो उसको बोलेंगे आयनिक ठोस, सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा, समझ में आया। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई भी आयनिक ठोस है, उसका अगर संरचना थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, जैसे मान लीजिए NaCl का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाए, NaCl का अगर थोड़ा सा संरचना दिखाए, किस प्रकार की संरचना होती है इसमें, तो आपको चीजें समझ में आएगा, है ना। और आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझते चलिए। तो NaCl का अगर संरचना बनाएंगे, सॉरी एक मिनट, NaCl का अगर संरचना बनाएंगे तो NaCl में दो तरह के आयन होंगे, NaCl में दो तरह के आयन होंगे, है ना। क्या कौन आयन होगा, एक होगा Na पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव और एक होगा क्लोरीन निगेटिव। ठीक है, ये दो तरह के आयनों से मिलकर के बना होगा कुछ NaCl सोडियम क्लोराइड। कैसे, जैसे अगर बताए आपको स्ट्रक्चर दिखा, थोड़ा सा हम आराम से देखते चलिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अवयवी कण है, इस प्रकार की व्यवस्था है, चीजों को समझिए। और आप लोग से एक चीज का शिकायत रहता है हमको अक्सर, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं कंजूस इंसान है आप लोग, और शेयर भी नहीं करते वीडियो को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे जो भी अवयवी कण है, तो यहाँ पे मान लीजिए सोडियम Na प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा Cl माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा Na प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा Cl माइनस। ठीक है जी, फिर यहाँ Na प्लस है तो यहाँ क्या आएगा Cl माइनस, फिर आएगा यहाँ Na प्लस, फिर यहाँ पे आएगा Cl माइनस, फिर यहाँ पे क्या आता है Na प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे Cl माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा Na प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा Cl माइनस, फिर क्या आएगा यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे आएगा Cl माइनस, इस तरह। ठीक है, अच्छा एक बात, अब होगा क्या ना, अब आराम से समझिएगा, ये है पॉजिटिव, और ये है निगेटिव। तो बताइए पॉजिटिव निगेटिव में प्रेम होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग, बताइए। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि जब दो आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप होता है तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप लोग, तो यह पॉजिटिव और यह निगेटिव, तो बताइए ये दोनों के बीच, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा होगा, मतलब ये दोनों के बीच एक बल लग रहा होगा, है ना, बल लग रहा होगा जो ये दोनों को पकड़ ले होगा, है ना। दोनों के बीच क्या लग रहा होगा, एक बल लग रहा है। पॉजिटिव और निगेटिव अगर चार्ज होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, नहीं पढ़े हैं तो भाई फिर तो क्या ही बोले हम, लेकिन आप लोग हमको पता है कि पढ़े होंगे, अगर दो आवेश और दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है ना। और बल कैसे लगता है, आकर्षण बल लगता है, और उसका नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल,
है ना। तो ये दोनों अगर क्या है, दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति का, वैसे एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, तो ये दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, और उसी अट्रैक्शन फोर्स से ये दोनों बंधा होगा। सेम यहाँ पर भी निगेटिव भी पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच भी प्रेम होगा, ये दोनों के बीच भी प्रेम होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, ये दोनों के बीच भी तो होगा प्रेम, ये दोनों के बीच में प्रेम होगा, और यहाँ पर भी होगा। शेयर पॉजिटिव है ना, ये दोनों के बीच में लगेगा, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा और यहाँ पर भी काम करेगा। कभी यहाँ काम नहीं करेगा सर, यहाँ पे काम करेगा, वो क्या नहीं करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर भी काम करेगा, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस दोनों के बीच लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। देखिए समझिए चीजों को, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो लाइन लाइन से हम दिखाए ना, ये क्या है, एक आकर्षण बल को दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है ना, ये दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच हम क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है जी, तो इस आकर्षण को बल को कहा जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इस आकर्षण बल को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। क्लियर है जी, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। या फिर हम इसी को एक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, आयनिक बंध। क्रिस्टल में इसको हम आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है चीजें। तो ये हुआ किसके बारे में, NaCl के संरचना के बारे में। आप यहाँ पे भली बात समझ रहे होंगे कि यहाँ दो तरह के आयन दिख रहा होगा, यह पॉजिटिव, इसके वजह से इसको बोलेंगे कौन आयन, धनायन, यह धनायन है ना, और यह है निगेटिव, जिसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋणायन। हालांकि ये बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा लिखना फर्ज है ताकि आपको चीजें स्पष्ट रहे। यह धनायन और ये जो चीज है ना, ये है ऋणायन, है ना, लिख दिए पर। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ ही गए इधर, है ना। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े अपन, थोड़ा सा आगे बढ़े, चीजों को समझाते हुए, कि मेरा फर्ज क्या है कि हम चीजों को आपको एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़े, है ना, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अब हम बढ़ने वाले हैं कि आयनिक क्रिस्टल के गुण पर, या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के गुण पर। तो अगर इसके गुण पे हम बढ़े, क्या क्या गुण होता है इसमें, जैसे आप में भी गुण होगा, मार करने वाला, है कि नहीं बात, या फिर किसी से झगड़ा करने वाला, या फिर क्या करने वाला, प्रेम करने होगा नहीं होगा आपके आप में गुण। तो जिस प्रकार आप में गुण होगा, उसी प्रकार से इस आयनिक क्रिस्टल जो दिख रहा है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, इसमें भी क्या होगा, गुण होगा। क्या क्या गुण होगा समझते हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगाइएगा, है ना, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के गुण, या फिर आयनिक ठोस के गुण, जो भी लिखना है लिख लीजिए, लिखिएगा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के गुण, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के गुण। अवगुण नहीं पढ़ना है हमको पढ़ना है भाई गुण, इसमें क्या क्या गुण होता है। मस्त हेडिंग लगा लीजिए। अब समझते हैं, एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर करते चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखते चलिए। सबसे पहला जो आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात करें, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, उसके अवयवी कण जो होते हैं ना, आयन होते हैं। देख लीजिए, इसके जो भी अवयवी कण है आयन है। हाँ, दो तरह के आयन है, पॉजिटिव आयन भी और निगेटिव आयन भी, है ना, लेकिन जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही क्लियर हो रहा होगा कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। दिख भी रहा है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण
इसके अवयवी कण आयन होते हैं, आयन होते हैं। सही है, पहला पॉइंट। अब आयन दो तरह का होता है, वो अलग मैटर है, लेकिन अवयवी कण आयन तो है, हाँ है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें, सेकंड इसमें क्या है, इसमें क्या गुण पाया जाता है, तो अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें अगर कोई भी एक धन आयन को उठा लें, है ना, एक धन आयन को उठा लें तो देखिए 4 ऋण आयन से घिरा हुआ है, देख लीजिए मस्त घिरा है। और अगर कोई एक ऋण आयन को उठा लें तो ये 4 धन आयन से भी घिरा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दूसरा इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको कि इस क्रिस्टल में, है ना, या इस ठोस में एक धन आयन या एक धन आयन 4 ऋण आयनों से या तथा एक ऋण आयन 4 धन आयनों से घिरा होता है ना। कोई दिक्कत है क्या? चार देख लीजिए आप लोग, दिख भी रहा होगा पूरा घिरा है चारों तरफ से, है कि नहीं बात। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो लिख भी देते हैं कि इस क्रिस्टल में, इस ठोस में एक धन आयन 4 ऋण आयनों से, बल्कि और बेसी भी होगा बेसी क्यों होगा जी? क्योंकि देखिए ऐसे हम बनाए तो हैं, लेकिन इस क्रिस्टल में ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके आगे भी एक धन आयन हो, पीछे भी एक धन आयन हो, तो टोटल 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चारों तरफ से तो ये दिख रहा है, एक आगे भी तो धन आयन हो सकता है, आगे भी तो लगेगा दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स, और पीछे भी एक धन आयन होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम रहने ही देते हैं, है ना। तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूज क्यों हो जाइएगा? क्योंकि आगे जब हम पढ़ाएंगे ना आपको और भी चीजें जब पढ़ाएंगे, तब वहां जब 3D स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज है, सर ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर एक और लेयर आएगा, इसी के ऊपर एक और लेयर आएगा, तो फिर एक धन आयन जो है ना 6 गो ऋण आयनों से घिर जाएगा, 1 2 3 4 और एक आगे और एक पीछू रहेगा, तो टोटल 6 ऋण आयनों से घिर जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीजें अलग है, तो इसको अभी के लिए इस पॉइंट को रहने देते हैं, है ना। ये चीजें और आगे क्लियर होगी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा, कोई बात ना, चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट अगर देख रहे होंगे आप लोग, तो इस जो ठोस होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि धनायन और ऋणायन के बीच एक आकर्षण बल लग रहा है, जिसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोल रहे हैं, या इसी को बोला जाता है आयनिक बंध। यानी इस ठोस में क्या होता है, वह अवयवी कणों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? क्रियाशील होता है, जिससे आयनिक बंध भी कहा जाता है ना। तो क्या लिखेंगे? इस इस ठोस में क्या होता है? में अवयवी कणों के बीच इस ठोस में अवयवी कणों के बीच कौन? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्रियाशील होता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? क्रियाशील होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आयनिक बंध भी कहा जाता है, जिसे आयनिक बंध भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है चीजें? तो जो इसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इसको आयनिक बंध भी कहा जाता है। क्लियर है चीजें? अच्छा, तीसरा पॉइंट हमको क्या समझ में आ रहा है
कि अगर जो आयनिक बंध दिख रहा है ना आपको, स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल होता है, इसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और मजबूत होने के चलते इसके जितने भी अवयवी कण है पूरा टाइटली बंधे होते हैं। और चूंकि टाइटली बंधे होते हैं इसलिए इनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए ये पूरा टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो अगर इनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमको अगर इनको दूर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको दूर करना पड़ेगा। तो बाहर से हमको क्या देना पड़ेगा, बाहर से हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत है। और अगर यही कमजोर होता तो तनी मनी में काम हो जाता, है ना। तो चूंकि इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत होता है, तो मजबूत होने की वजह से, है ना, इसका द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है चीजें। तो चौथा तीसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे कि इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक, द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, उच्च होता है। चौथा पॉइंट, अगर इसके अवयवी कण के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये कण एक दूसरे के पास पास होंगे, पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये कण क्या रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे। और जब कण पास पास होंगे तो इनका डेंसिटी ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा, नहीं होगा। जब पास पास रहेंगे तो पूरा घना होंगे, और घना मतलब घनत्व ज्यादा होगा। तो इनका जो होता है घनत्व, किनका, यही कुछ आयनिक ठोस का, इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। तो चौथा पॉइंट में लिखना है इनका घनत्व प्रायः उच्च होता है। इनका घनत्व प्रायः क्या होता है, उच्च होता है। चलिए ठीक है। और अगर डेंसिटी क्या है, उच्च है, घनत्व उच्च है, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत है, तो पूरा टाइटली बंधे होंगे। और जब ये टाइटली बंधे होंगे तो ये कठोर होंगे, इनको दबाना पॉसिबल नहीं होगा, है कि नहीं बात। और वैसे भी आप लोग देखिएगा नमक जो होता है ना, सॉलिड होता है, कठोर होता है ना। तो जो आयनिक ठोस होते हैं इनके जो क्या होते हैं, ये जो होते हैं कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इनको दबा नहीं सकते। क्यों क्यों कठोर होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है कि नहीं बात। तो सॉरी, अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं, आकर्षण बल मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। चूंकि इनके आयनों के बीच या इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मजबूत होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, ए कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। अच्छा, छठा पॉइंट, कठोर तो होता ही है, कठोर होने के साथ साथ ही भंगुर भी होता है। भंगुर क्यों होता है, भंगुर होने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर आप आयनिक ठोस को लेंगे, अगर उसको ऊपर से अगर मान लीजिए मारेंगे कोशिश से, तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा, पूरा चूर चूर हो जाएगा, पसर, है ना। और आप नमक को के साथ ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके घर पे नमक होगा, है ना, खैर वो तो महीन ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर उसका मान लो थोड़ा बड़ा ढेला वगैरह मिल जाए, तो आप लोग क्या करें, इमेजिन कीजिएगा कि अगर मान लो उस बड़े से ढेला को अगर आप ऊपर से थोड़ा सा अगर बल लगाइएगा ना, तो पूरा चूर चूर चकना चूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भंगुर है ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, सॉरी जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस का होता है भंगुर भी होता है। तो क्या लिखेंगे, ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट अगर बात करें, ठीक है, भंगुर तो हैं। भंगुर होने के साथ साथ इसमें और क्या चीजें होती है जी, है ना, भंगुर तो हैं, इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो भी आयनिक ठोस हैं, आयनिक ठोस को अगर देखिएगा तो सॉलिड के फॉर्म में अगर ठोस अवस्था में होगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो जलीय अवस्था में आएगा, विद्युत का चालन करना शुरू कर देगा। और आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज कर सकते हैं। अगर आपके घर में नमक है तो नमक को पहले ऐसे एक बर्तन में निकाल लीजिएगा, है ना। मान लीजिए सॉलिड के फॉर्म में नमक को ऐसे निकाल लिए,
इसमें डाल दिया पूरा नमक, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाले हैं। इधर से एक वायर डाल दिए और यहाँ से एक वायर निकाल लिए और एक वायर को सीधा ले गए और ये दोनों वायर को बल्ब से कनेक्ट किए, यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट कर दिए। तो आप पाइएगा कि बल्ब नहीं जल रहा है, जब इसमें करंट देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर यही यही आप इसमें पानी डाल देंगे, बाहर से क्या डाल दिए इसमें, अगर पानी डाल दिया गया, पानी डाल देंगे तो क्या देखेंगे आप, पाएंगे कि बल्ब क्या होने लगा, ग्लो करने लगा, जलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे वजह ये है कि जब आयनिक ठोस सॉलिड के फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके आयन स्थिर होते हैं, बंधे होते हैं, पूरा टाइटली बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, जिसके वजह से उधर इधर उधर मतलब क्या कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं, है ना। और फ्लो नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कब? जब ठोस अवस्था में होते हैं तब। जब कोई आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में होता है तो क्या होता है, उसके अवयवी कण पूरा टाइटली बंधे होते हैं, कौन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। और टाइटली बंधे तो फ्री तो है नहीं, और फ्री नहीं है तो क्या इधर उधर नहीं जा सकता है, उसका फ्लो नहीं हो सकता है। और जब तक आवेश का फ्लो नहीं होगा तब तक तो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला है नहीं। तो बताइए इसमें क्या है, जब सॉलिड के फॉर्म में है नमक, तो सॉलिड के फॉर्म में होने की वजह से क्या उसके अंदर जो भी आयन है लेकिन सब बंधे हुए हैं, कोई फ्री आयन नहीं है और फ्री नहीं है, जिसकी वजह से इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने के पश्चात सोडियम अलग, सोडियम प्लस आयन अलग और क्लोरीन माइनस आयन अलग हो जाता है। मतलब NaCl क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने की वजह से क्या होता है, फ्री इसके आयन फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही आयन फ्री होते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। और जैसे ही आयन फ्लो करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो ठोस है, कौन से ठोस, जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लिखवाएंगे हम इस प्रश्न को, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। तो इस प्रश्न को हम लिखवाएंगे जरूर, है ना, आगे लिखवाएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि यह जो होता है ठोस, अब इसका गुण लिख रहे हैं ना, तो लिखते चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो क्या लिखेंगे कि यह ठोस अवस्था में, या ठोस अवस्था में विद्युत, या ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, है ना। या ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं बुआ, विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। आप चाहें तो नमक के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आगे हम लिखवा देंगे, ठीक है, क्यों होते हैं लिखवा देंगे। 8 नंबर पॉइंट, 7 पॉइंट तो क्लियर हो गया। 8वां पॉइंट अगर देखें तो जो भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं या आयनिक ठोस जो होते हैं, उस सभी ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, विलय, घुल जाते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे पानी, पानी है क्या, ध्रुवीय विलायक है। अब ध्रुवीय विलायक क्या होता है वो आगे कवर करेंगे अपन, है ना। ध्रुवीय विलायक क्या होता है और अध्रुवीय विलायक क्या होता है, किसको ध्रुवीय बोलेंगे और किसको अध्रुवीय, थोड़ा सा उस चीज को आगे कवर करेंगे। चिंता मत कीजिए आप लोग, थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, है ना। आप लोग खाली चीजों को समझिए, उस सब चीज को एकदम क्लियर कर देंगे हम डाउट। जैसे यहाँ पे प्रश्न का ये प्रश्न है कि सर मतलब जो कौन, जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक हैं। क्यों है, तो इसका कारण हम बता दिए अभी। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसको लिखना चाह रहे होंगे, नहीं सर इसको लिखवा देते तब बेहतर होता, तो इस चीज को हम आगे लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया कि जो भी आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील। ध्रुवीय विलायक जैसे पानी एक ध्रुवीय विलायक है, पानी का एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे पानी में अगर नमक को घोलेंगे, सोडियम क्लोराइड को घोलेंगे तो मस्त घुल जाता है, घुल जाता है ना। अगर उसमें पानी में नमक को डाल के घुलाएंगे मस्त घुल जाता है, घुल जाता है। लेकिन अगर यही नमक को एथेनॉल में डाला जाए,
एथेनॉल में डाला जाए, एथेनॉल अल्कोहल है एक तरह से, उसमें अगर डाला जाए तो अल्कोहल में डालिएगा तो नमक नहीं घुलेगा, जस के तस पड़ा रहेगा, है ना। तो जो ध्रुवीय विलायक होता है उसमें तो कौन, उसमें आयनिक क्रिस्टल घुल जाते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलते। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्या लिखेंगे कि यह ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होते हैं, है ना, अघुलनशील होते हैं। क्लियर है चीजें। ध्रुवीय विलायक में तो घुलनशील होगा, पानी एक ध्रुवीय विलायक है, उसमें आराम से घुल जाता है नमक, जबकि जो अध्रुवीय विलायक होता है उसमें अघुलनशील, जैसे एथेनॉल बताएं अध्रुवीय विलायक है, इसके अलावा बेंजीन भी जो है ना अध्रुवीय विलायक है ना। बात क्लियर है। एसीटोन भी जो है वो भी अध्रुवीय विलायक में आता है, एसीटोन, ठीक है ना। तो सब अध्रुवीय विलायक में, उस सब में क्या होगा ना, क्रिस्टलीय जो है ना आयनिक ठोस जो है, आयनिक ठोस नहीं घुलेगा। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में, एथेनॉल में या फिर एसीटोन, इस सब में जो है ना ये नहीं घुलेगा, है ना, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस नहीं घुलेगा। जबकि इसको अगर कोई ध्रुवीय विलायक में पोलर सॉल्वेंट में जब डालेंगे तो आराम से उसमें घुल जाता है। क्लियर है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसका गुण है ना। बाकी ध्रुवीय विलायक क्या होता है और अध्रुवीय चीज क्या होता है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना, कि ध्रुवीय किसको बोलते हैं और अध्रुवीय किसको बोलते हैं, इसको नेक्स्ट थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोग बस इतना बताइएगा कि अभी तक जो बताएं इतना चीजें जो है पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना अच्छे समझाए, यहाँ पे समझाए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी की चीज अगले लेक्चर में कवर करेंगे अपन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी क्या हो जाए, पढ़ने का मौका मिला एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ, है कि बात। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक गलती करते हैं बाबू, फीडबैक नहीं देते हैं। प्लीज आप लोग फीडबैक दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई, है ना। तब हमको भी क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर कोई इंप्रूवमेंट का गुंजाइश होगा तो वो भी बता दीजिएगा, हम उस चीज को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।